नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों का मैं रघुवीर चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सेशन विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में है, राजस्थान भूगोल के संदर्भ में है। जब से नए जिलों की घोषणा हुई है तब से कई प्रकार के मीम्स चल रहे हैं और अधिकांश जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उन्होंने राजस्थान ज्योग्राफी है यानी उसको बिल्कुल साइड में रख दिया है। इस तरीके से रख दिया गया है कि बिल्कुल कि ये तो अभी का क्या होगा, कुछ नया होगा, नया होने के बाद में हम पढ़ेंगे। तो उसी संदर्भ में ये सेशन लेकर के आपके समक्ष पेश हो रहा हूँ कि मूलतः कि क्या चेंज होने वाला है और क्या वास्तव में ही जो एक माहौल क्रिएट किया गया है क्या वो एक्चुअल में ही ऐसा क्रिएट कर दिया गया, क्या वास्तव में राजस्थान भूगोल बदल ही जाएगा। यानी इसी से संदर्भित ये वीडियो आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। आपको एक एक चीज बारीकी से देखनी, आप खुद भी पहचान जाएंगे, जान जाएंगे कि वास्तव में ही कितना क्या चेंज हुआ है, क्या हमने इतने दिन पढ़ाई त्याग करके क्या पाया है, क्या वास्तव में ही पढ़ाई त्यागना हमारे लिए सही रहा या हमने बहुत कुछ खो दिया है, आगे हम ऐसा नहीं खोना चाहिए। तो इस पे एनालिसिस हम करेंगे। आप सारे बच्चे जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी जुड़े हुए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा एनालिसिस कीजिएगा कि वास्तव में क्या चेंजेस होता है, क्या चेंजेस नहीं। हर एक बारीक हर टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का यानी जो चेंजेस आने वाले हैं यानी इससे संबंधित। तो ये अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो भी आपकी कोई समस्या तो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो और आपके लिए लेकर के आ सकूँ ना। ये पुराना जो मानचित्र है, सबसे पहले एक एक टॉपिक जो 10 12 15 टॉपिक हमारे राजस्थान ज्योग्राफी में होते हैं, एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक होता है जो हम पढ़ते हैं और ये हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित है। स्थिति जिसमें राजस्थान की सामान्य स्थितियां हम पढ़ते हैं और मूलतः इसमें हमारे राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति। सबसे पहले हम ग्लोबीय स्थिति में अक्षांश और देशांतरीय स्थिति के बारे आपको ध्यान है कि सबसे पहले ज्ञान जो और भौगोलिक विस्तार है इसमें क्षेत्रफल। मीम्स ऐसे डायलॉग ऐसे कमेंट्स बनाए गए कि राजस्थान का भूगोल बदल गया। पहली बात तो ये देखिए बेटा, भूगोल नहीं बदला है, प्रशासनिक इकाइयों में कुछ नई प्रशासनिक इकाइयां जुड़ करके सामने आई है। बिल्कुल सरासर गलत है। भूगोल बदलने का मतलब क्या राजस्थान का एरिया 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, क्या इसमें किसी प्रकार का चेंजेस आया क्या? कोई चेंजेस नहीं। आज भी अक्षांशीय स्थिति राजस्थान का भूगोल बदलने का मतलब होता है भूगोल कैसे बदला आता है। अगर लोग पढ़े हुए होते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या अर्थक्वेक वोल्केनो पढ़ते तो पता चलता है कि आकस्मिक सडन मूवमेंट होता है। अकस्मात जो अपन देखते हैं कि सडन मूवमेंट अचानक होने वाली संचलन होती है, उससे भूगोल बदलता है। जब भूकंप और ज्वालामुखी पड़ते हैं तो ये बोलने वालों ने सबसे पहले, और आप मान गए अरस्तु का एक मुझे यहां पर कथन याद आता है। अरस्तु ने एक बहुत शानदार बात कही थी कि यूरोप के लोग ठंडे प्रदेश में रहने वाले होते हैं, वो उत्साही होते हैं लेकिन बुद्धिमत्ता और कौशलता की उसमें कमी होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया में क्या किया, राज किया। इसके विपरीत एशिया के बारे में बहुत अच्छी बात की। एशिया के लोग क्या हैं, यानी बुद्धि और कौशल यानी कौशल में संपन्न होते हैं, बुद्धि में और कौशल में एशिया के लोग संपन्न होते हैं लेकिन उत्साही नहीं होते हैं। इसीलिए वो क्या रहे, लोगों के गुलाम रहे। कुछ ही लोगों ने उनको क्या बना लिया, गुलाम। आज भी जो छोटे छोटे मीम्स बना करके आप लोगों को यानी इस मामले में यानी अपनी बुद्धि पे उन लोगों ने क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया। तो क्या ये चेंजेज हुआ है? किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सडन मोमेंट से चेंजेज होता है, भूगोल ऐसे चेंज नहीं होती है, इसका ध्यान। तो अक्षांश पहले भी हम हमारे राजस्थान की 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश ही लिखा करते थे। यही अक्षांशीय स्थिति पहले लिखते थे और आज भी आपको यही अक्षांशीय स्थिति आपको लिखनी होगी। वही यानी अक्षांश, कितनी अक्षांश रेखाएं इससे गुजरती है, कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है, वही 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री यानी जो आपको ध्यान रखना है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये सारी चीजें पहले भी हूबहू थी, वैसी की वैसी है, भौगोलिक स्थिति में नो चेंजेबल।
किसी प्रकार का प्यारे बच्चों इसमें कोई चेंजेज नहीं है, सेम टू सेम वही समय का। इससे आपको ताप कटिबंध का निर्धारण, इससे वही ताप कटिबंध है यानी इसका पहले निर्धारण करते थे, वैसे ही आपको वनस्पति का यहाँ निर्धारण, यहाँ पर आपको इससे समय का निर्धारण भी करना है और यहाँ पर आपको यानी जो मानक समय का निर्धारण भी करना है। हाँ, भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले एरिया आता है, इसमें यानी क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं, सेम टू सेम वही क्षेत्रफल है ना, उसी प्रकार। तो क्षेत्रफल में कोई वहीं का। हाँ, अब रही बात आपके समझ कि क्षेत्रफल में चेंज कैसे नहीं है सर, कुछ तो चेंज है। बेटा देखिएगा कैसे चेंज है, आपको यहां मैं बता रहा हूं कि ये जैसे हमारे राजस्थान का पुराना मानचित्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा था, जैसलमेर। सबसे छोटा जिला कौन सा था, धौलपुर था। अब यहां से आप देखते हैं कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये हमारे राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित करती थी। अरावली के पश्चिम में हमने लिखे थे 13 जिले हैं और अरावली के पूर्व में पहले हम लिखते थे कितने जिले हैं, 20 जिले। जब इनका दोनों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन करते तो इसमें यह बताते थे कि यह 60% से अधिक भूभाग पर है, तो ये जो भाग आता 40% से कम भूभाग पर, 40 और ये 60% से कौन से भाग पर है, अधिक। इसमें आज भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है, आज भी इसमें किसी प्रकार, केवल जिलों में। हाँ, इससे स्पष्ट हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले कौन सी दिशा में हैं, पश्चिम में। आज भी बेटा पश्चिम में ही रहेंगे और छोटे जिले आपको अभी बता देता हूं क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले किस तरफ आएंगे, पूर्व। हाँ, हो सकता है धौलपुर की जगह कोई गंगापुर सिटी आ जाता है, डीग आ जाता है ना, कि कोई भी वो चेंजेस। अब वो तो यार आपको भी पता है, प्रतियोगी परीक्षार्थी, आप प्रतियोगी बनने जा रहे हो कि आपका कंपटीशन है कितने सारे लोगों, एक जिला चेंज करने में एक छोटा सा बड़ा वो, ये तो आज भी वैसे के वैसे ही रहेगा। तो वो तो अपने 1 मिनट का काम है, जैसे एरिया डिवाइड कर दिया जाएगा कि इसका इतना एरिया, तो वो 1 मिनट लग, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। अनुमानित जिलों की हम बात करें, अगर मैं वही रेखा बनाता हूं कि जैसे ये यहां से स्थिति आती है कि ये पश्चिमी जो क्षेत्र अगर ये अपन बना लेते हैं, तब भी आप देखोगे बड़े जिले पश्चिम में रहेंगे और देख लीजिएगा छोटे जिले किस तरफ आएंगे, पूर्व में आएंगे। ये एक सूत्र है, फॉर्मूला है। हाँ, हमेशा कभी भी आपको किसी जिले का क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता, तुलना करवाई जाती है, बड़े और छोटे जिलों की तुलना करवाते हैं, तुलनात्मक अध्ययन। कोई ये सारी चीजें लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया, बच्चों ने पढ़ना तक छोड़ दिया है और ये बहुत गलत कर रहे हो। आपने अभी ईओ का पेपर हुआ, नगर पालिका का हुआ, किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं था। हाँ, बहुत सारी चीजें आपको आगे हर टॉपिक में बताऊंगा कि जिनमें यानी कब 33 जिले बने थे, रिपोर्टें कब तक 29 जिलों की ही आ रही थी, है ना इसमें। तो ये यहां क्षेत्रफल में केवल एक मामूली सा चेंजेस आपको करना होगा, बड़ा जिला यथावत ये का यही रहना है, छोटा जिला है उसमें आपको धौलपुर, हो सकता है कि धौलपुर ही रह जाए, लेकिन बाई चांस कोई छोटा यहां पर जैसे खेड़तल अपन डीग लिख रखा है, डीग है, गंगापुर सिटी है, मतलब इनमें से कोई छोटा जिला हो सकता है और संभावना है धौलपुर। सबसे पहले एक बात और बता देता हूं, अभी मुख्यमंत्री जी ने क्या है कि 15 ओएसडी 15 जिलों में, यानी ओएसडी 19 में नहीं बिठाए हैं, 15 जिले। अब वो ओएसडी जिस प्रकार की रिपोर्ट देंगे उसी प्रकार से जिले का क्या होगा, सीमांकन होगा। चुनावी साल चल रहा है, किसी भी जनता जनार्दन को वो नाराज करना नहीं चाहते हैं कि हाँ, क्योंकि अभी कोई ऐसे भी लोगों के बीच में आ रहा है कि जैसे झुंझुनू के लोग हैं वो कोटपुतली या नीम का थाना है यानी उसमें नहीं जाना पसंद कर रहे हैं ना। हाँ, तो यानी ये चीजें इतनी आसान नहीं है, इनमें समय लगेगा। 15 ही जिलों के ओएसडी नियुक्त किए गए हैं। अभी फिलहाल जयपुर का डिवाइडेशन और जोधपुर का जो डिवाइडेशन था पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसको एक बार ठंडे बस्ते में भी डाल दिया गया। आपको अपनी पढ़ाई नियमित जारी रखनी है और ये प्रशासनिक इकाइयां है, कुछ डिवीजन है, यानी वो क्या हो गए हैं, चेंजेस हुए जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं। रोजगार के अवसर उतने ही ज्यादा क्या है बड़े, हर चीज को पॉजिटिव में लीजिएगा आप, नेगेटिव में मत लीजिए। खुद के दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, शॉर्ट वीडियोज पे आप ध्यान मत दीजिएगा, है ना, किस प्रकार। हाँ, अब दूसरी यहीं पर बात हम एक और कर रहे थे, सीमाएं। आपको पहले से ही पता है कि हमारे राजस्थान की सीमा हम कितनी लिख रहे थे, है ना, यानी राजस्थान चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है। 5800 ये जो अपन पूरी जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सेम टू सेम वही है, यानी कितने 5920 किलोमीटर, है ना, पहले भी यही थी।
1070 किलोमीटर अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लिख रहे थे, 4850 है अंतर्राज्यीय सीमा हम लिख रहे थे। किसी प्रकार का नो चेंजेबल, वो सेम का सेम वो रहेगा। हाँ, अंतर कितना सा आना, अंतर इतना आना कि यहां पर जैसे पंजाब, पहले भी पंजाब की ही सीमा यहां पर लग रही थी, यहां पर हरियाणा, उत्तर पूर्व में हरियाणा था, वही हरियाणा की सीमा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इनके जिले जो राजस्थान को स्पर्श कर रहे हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। चेंजेस थोड़ा सा हरियाणा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिलों का आ जाएगा, है ना। हाँ, या फिर दूसरा क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, यानी उसके साथ कुछ हमारे राजस्थान के जिले। भाई कंपटीशन में अगर हमें सेलेक्ट होना है तो मेहनत बहुत शानदार तरीके से करनी पड़ेगी। इतनी बुद्धि तो अपन 1 मिनट में लगा सकते हैं, 1 मिनट में आप कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई लंबाई वही है, पाकिस्तान के वही 9 जिले लगते हैं। हाँ, हमारे का अगर सूरतगढ़ वगैरह, अनूपगढ़ जो भी है यानी बनता है तो उसका विचार उस समय कर लिया जाएगा। अपनी पढ़ाई है उसको व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। केवल नाम मात्र का चेंजेस और इसका माहौल कितना क्रिएट कर दिया गया, आपकी लाइफ के साथ में कितना आपने खिलवाड़ कर लिया, ये सोचिएगा। पढ़ाई जारी रखिएगा, है ना। हाँ, किसी प्रकार और हर चीज में अलर्ट। 15 OSD जारी यानी नियुक्त किए गए 15 जिलों के, 19 के नहीं नियुक्त किए गए। 2 जिलों को अभी भी क्या है, ठंडे बस्ते में। 2 का मतलब 2 और 2 कितने हो गए, 4, है ना। हाँ, ये स्थिति। अब अगला नेक्स्ट, हाँ अब देखिए और चेंजेस देखिए बेटा, क्या चेंजेस मतलब कितना उन लोगों ने बनाया कि भूगोल बदल गया। आपको खुद को भी हंसी आएगी और कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। राजस्थान का भौगोलिक विस्तार, भाई जो राजस्थान की भू आकृति थी, जियोलॉजी थी, जिसको अपन विशेष रूप से लिखते हैं, हाँ उस जियोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं है। आज भी यह हमारे राजस्थान में जो 4 एराज हुए हैं, 4 महाकल्प हुए, उनके अभी भी अवशेष है। अरावली है, प्री कैम्ब्रियन एरा है, यानी उसके हमारा थार का मरुस्थल है, यानी इसमें लाठी सीरीज भी आपको ध्यान है। मेसोजोइक बाप बोल्डर्स आते हैं, है ना। ये आपको पेलियोजोइक है, यानी उसमें कार्बोनिफेरस पर्मियन पीरियड का भाग, क्वाटनरी पीरियड के क्रिटेशियस पे उस यानी जो भूआकृति उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजेज नहीं हुआ। ये 4 भौतिक प्रदेश, पहले भी हम 4 पढ़ते थे, फिर इनका डिवाइडेशन करते थे, वो ये इनके एरिया में कोई चेंजेस नहीं आना। अरे भूगोल बदल गया, भूगोल पहली बात तो ये सोचिए भूगोल होती क्या है, ये तो पता होना चाहिए भूगोल बदल गया क्या। इनका एरिया किसी भी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, वही इनकी बाउंड्री रहनी है। 1-2 जिला इधर उधर से। और आपको पता है जब आप क्वेश्चन देखोगे कभी ये नहीं पूछा आता कि कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, क्या क्वेश्चन बहुत शानदार है। मरुस्थल के क्या फायदे, कहाँ यानी बरखान भालू का, इसको पूरा का पूरा जो हर एक चीज है एक से एक बढ़ करके बेहतरीन तरीके से आपको पूछी जाती है। कौन सा भालू का स्तूप किससे भिन्न है और किसके अकॉर्डिंग वो यानी सही है। यही यानी हाड़ौती प्लेट्यू आता है, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ और यहां पर कैसे मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की पाई जाती है। आज भी आपके समक्ष ये आपके जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, हाँ जो राजस्थान माध्यमिक बोर्ड है यानी उसने यानी ले रखी है, उसमें देखिएगा कि सेम बाउंड्री, ये शुष्क मरुस्थल और कौन सा हो गया। आज भी बेटा इसमें कोई चेंजेस, भूगोल चेंजेस नहीं होगी इनकी, है ना। हाँ, केवल कुछ जिलों को इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये अरावली रीजन है, ये पूर्वी रीजन, ऐसे ही जो लाइनें हैं बाउंड्री, ये विंध्यन कगार भूमि और ये हाड़ौती प्लेट्यू दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का भाग, कोई चेंजेज नहीं है। अपनी पढ़ाई है उसको बिल्कुल जारी रखना है, वैसे ही पढ़ना है। बस क्या चेंज होगा यार, एक बालोतरा जुड़ गया, अनूपगढ़ सूरतगढ़ है, सांचौर है, वो तो आपको पहले से पता है कि कौन से प्रदेश में है, शुष्क में आएगा, अर्ध शुष्क में आएगा, है ना। हाँ, तो ये इसका यानी जो डेजर्ट। अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम, अपवा तंत्र, मतलब लोगों को केवल नदियां ही दिखी थी, नदियों का क्या गजब बहाना बनाया है कि नदियां चेंज हो गई। अरे नदी ने क्या बेटा, लूणी नदी नाग पहाड़ी से निकलती थी, क्या अब नाग पहाड़ी से नहीं निकलेगी? वहीं से अरावली से निकलती थी, क्या उसने अपना मार्ग बदल लिया? क्या चंबल ने अपना मार्ग बदल लिया? भूगोल तो बदलते तब है जब मार्ग बदल लिए जाते हैं, है ना। हाँ, मार्ग तो इन नदियों ने नहीं बदले ना, है। 1-2 नया जिला ऐड हो गया तो उसमें क्या हो गया है। और फिर ये बताइए कि आज तक अब पुराने पेपर उठा करके आप देखोगे तो ये पूछा, यानी जो जाता है तो वो आपको पता है क्वेश्चन कि इस नदी का अपवा तंत्र कितना है, इसका केचमेंट एरिया कितना, जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, केचमेंट एरिया कितना है, यानी इसका अपवा तंत्र
सतही जल का उपयोग सबसे ज्यादा यानी कौन सी नदी का होता है, सर्वाधिक उपलब्धता के आधार पर जल वगैरह, ये क्या चीजें हैं आज भी आपको अपवाद तंत्र, ये वह का वही रहेगा। दूसरा कैचमेंट एरिया, जिसको जल ग्रहण क्षेत्र, ये लोग वही बताते हैं जिनको कैचमेंट एरिया का नहीं पता, उन्होंने आपको बता दिया है ना। जल ग्रहण क्षेत्र है सेम वही रहने वाला है। सतही जल की उपलब्धता यानी सतही जल की जो उपलब्धता है, हाँ, जिसको आप पढ़ते भी नहीं हो, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और उपयोगिता के आधार पर, है ना, हाँ, उपयोगिता के आधार पर जो जल है यानी इसमें। अब आपने क्या सोच लिया कि एक चेंजेज हो गया, जैसे ये इंदिरा गांधी नहर है, हाँ, जो नदी है यानी कहाँ चंबल बह रही है और लूणी बह रही है, तो लूणी बाड़मेर से बहती थी तो कोई बात नहीं, बालोतरा कर देंगे, है ना, बालोतरा से आ गया जो लूणी का एरिया, उस समय देख लेंगे कि अगर बाड़मेर का क्षेत्र आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो अब तक अपन चूरू और बीकानेर लिख रहे थे कि इनमें नदी क्या है, प्रवाहित नहीं होती है, उसके बाद में उसमें देख लेंगे कि भाई अब एक और बाड़मेर भी, लेकिन कब जोड़ेंगे, जब प्रशासनिक जो OSD नियुक्त किए हैं वो निर्धारित, ये तो है नहीं कि बालोतरा केवल बालोतरा को ही मिला करके जिला बना दिया जाए, कईयों की तहसीलें लेनी पड़ेगी, कई जिलों की क्या लेनी पड़ेगी, यानी तहसीलें हैं वो लेंगे तब जाकर के होगा। जैसे प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था तो आपको पता है कि परमेश चंद्र कमेटी, जैसे राम लुभाया कमेटी अब की बार थी, परमेश चंद्र कमेटी है, उसने क्या किया, 3 जिलों की 5 तहसीलों को लिया था, तब जाकर के क्या है प्रतापगढ़ बना। ऐसे ही बालोतरा बनेगा तो कई सारे क्षेत्रों को इसमें लिया जाएगा, गंगापुर सिटी है तो कईयों को लिया जाएगा, फलोदी बनेगा तो कई सारी जिलों की यानी आसपास में लगने वाले जो जिले उसके पास में यानी उनको लिया जाएगा। तो बताइए, अब मुझे कमेंट करके एक बार बताइए क्या भूगोल में चेंज हो गया, क्या भूगोल चेंज हुआ या डिवीजन प्रशासनिक इकाइयां है यानी वो चेंज हुई है ना। इसमें अभी तो आगे और देखिएगा क्या चेंज है। फिर देखिए झील, लवड़ीय झील और ताजे पानी की झीलें। अब NLCP, मूल इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन, NLCP है, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना है। क्वेश्चन तो यहां से पूछते हैं, हाँ, कि राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, मुद्दा यह है, हाँ, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना है, उसमें वही झीलें हैं और इस पे कितना खर्च होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार क्या देती है, सेम टू सेम वही स्थिति है। अभी चर्चा का विषय है उल्का झील, हाँ, उल्का झील रामगढ़ क्रेटर जियो हेरिटेज है, यानी उसमें आता है, जो कहां पर है, 12 में, किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, जो सांबर झील जहां है वो वही है ना, जयसमंद झील जहां है वो वहीं पर है, नक्की झील जहां पर है, आना सागर जहां रहनी है वहीं पर, क्या चेंज हुआ, कैसे आपने इतने मीम्स बना दिए गए। उस दरमियान मैं भी छुट्टियों पे था, हाँ, तो मेरे को भी कईयों ने क्या है कि बाबा आ गए टेंशन में, भूगोल वाले बाबा आ गए टेंशन में, नहीं भूगोल लिखने में लगे। कई बच्चों ने क्या है ऐसे कमेंट शानदार बना कर, इतने दिन तक मैं देखता रहा। फिर अभी पता है कि इन जिलों को बनने में बहुत समय लगेगा, है ना, कुछ जिले बना भी दिए आते, OSD जैसी रिपोर्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन इतना चेंज नहीं जितना जैसे आपने चेंज कह दिया, चेंज बहुत गलत बात है ना। ये था कि यहाँ प्रशासनिक इकाइयां नहीं जुड़ी, हमारे लिए रोजगार के अवसर अच्छे बने, ये सारी चीजें है ना, अरस्तु वाला सिद्धांत, इसीलिए तो अपन गुलाम बने थे। कुछ ही लोग हमारे दिमाग को क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। शॉर्ट्स मत देखिए, शॉर्ट वीडियो है ना, मत पूरा देखिए। अगर सिलेक्शन अपने को लेना है, हर एक बुद्धिजीवी बनना, किताब को पढ़ना ही पड़ता है, सारी चीजें देखने। क्लाइमेट, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक वही अक्षांशीय स्थिति है, समुद्र तल से ऊंचाई आती है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है ना, यानी अक्षांशीय स्थिति, यानी जो दूसरा क्या आता है मूलतः, यानी समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र तट से दूरी है, अरावली की स्थिति, और क्या आती है, दिशा आती है, स्थल का प्रभाव आता है ना, ये प्रभावित करने वाले कारक। क्या ये चेंज हो जाएंगे? क्या हमारी जो जलवायु है शुष्क उपादर मानसूनी प्रकार की थी, क्या अब ये उष्णार्ध हो जाएगी? क्या यहाँ की टेगा और टुंड्रा जलवायु हो जाएगी? जो जलवायु है भाई साहब वही जलवायु। राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में हम विभाजित कर रहे थे, वही है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जहां जो प्रदेश था वही है। अब क्या हो गया, CWG लिख रहे हो तो डी को और लिख दोगे तो क्या दिक्कत आ गई? क्या कोई प्रॉब्लम है? जिले का तो अपनों को पता ही है। हाँ, खेड़ता लिख रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही?
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, ये जलवायु प्रदेश, वर्षा का वितरण अपन देख रहे हैं, यानी एवरेज वर्षा 57 सेंटीमीटर है। फिर यानी जो कि कैसे कैसे वर्षा, यानी पश्चिमी राजस्थान में कम है, पूर्वी राजस्थान में कम है। वर्षा के वितरण में नो चेंजेबल है, यानी जो हर वर्ष मौसम विभाग के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, आपको पता होना है 57 सेंटीमीटर वर्षों से बढ़ते जा रहे हैं, आज तक नया कोई डेटा ही नहीं दिया है ना। तो ये सारी चीजें। फिर देखिए, हाँ, ये क्लाइमेट जो रीजन आपको आज भी, जैसे ये 5 जलवायु प्रदेश यहां पर आप देख, यानी जो कोपेन के अकॉर्डिंग भी अपन देख सकते हैं, ये जैसे शुष्क है, ये अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, और कौन सा हो गया, अति आर्द्र है ना। ये इसी प्रकार आज भी यही है। 1-2 जिला नया जोड़ दोगे तो क्या है, वो तो आप अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं भाई। ये शुष्क जलवायु प्रदेश था, एरिड क्लाइमेट जोन था, ये सेमी एरिड था, इसको हम अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें है उपाद्र जलवायु प्रदेश है, फिर आर्द्र जलवायु प्रदेश, और इसके बाद में कौन सा हो गया, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो जिन लोगों ने ये मीम्स बनाए थे उनको कहे मीम्स तो आपने अच्छे बनाए, लेकिन हमारे 3-4 महीने हो गए जिस दिन, हाँ, मार्च से लेकर के आज देख लीजिए का मई, यानी जो लगभग खत्म हो रहा है, 2-3 दिन बाकी हैं, और उसके बाद जून भी आ जाएगा आपको, है ना। तो अपनी पढ़ाई, और आपको पता है राजस्थान ज्योग्राफी का हर पेपर में कितना वेटेज होता है, 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो मत भूलिए, अपने कर्म पे लग जाए, जो जितने दिन अपन ने खराब किए उनको 1-1 घंटा एक्स्ट्रा देकर के उनको कवर करने की कोशिश की। वनस्पति बेटा बताता हूं, वनों का भौगोलिक वर्गीकरण, वन रिपोर्ट कितने वर्ष में आती है, 2 वर्ष में आती है। वन्य जीव अभयारण्य आपको पता है, वहीं पर कोई चेंजेस इनमें नहीं होने वाला है। हाँ, वनस्पति है, ये है। तो अब 2 वर्ष में वन रिपोर्ट, नई वन रिपोर्ट आपको ध्यान रखना 2021 है ना। हाँ, 2021 है, यानी 31, जो अब 2 वर्ष के बाद में 2021 की जो वनगणना थी, अब ये क्या होगी, 31 दिसंबर कि 31 दिसंबर 2000 आपको ध्यान रखना है 23 को नई वन रिपोर्ट, मतलब 31 दिसंबर बाद ही जारी की जाएगी। वन रिपोर्ट 3 महीने लगते हैं, सुदूर संवेदी से रिसोर्स एट टू सैटेलाइट से की जाती है। हाँ, रिसोर्स एट टू जो सैटेलाइट है उससे की जाती है। प्रतिनिधि बिन RF पहले अलग था, 1:50,000 है, यानी उस पर की जाती है। हर 2 वर्ष में आती है। अभी भाई साहब मई चल रहा है, दिसंबर तक, मतलब 31 दिसंबर तक आपको वन रिपोर्ट के वही डाटा याद करने पड़ेगी, वही रखना पड़ेगा। प्रशासनिक प्रतिवेदन हर साल आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, प्रशासनिक प्रतिवेदन के अकॉर्डिंग वही रहना है। वन्य जीव अभयारण्य है, जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है, क्या बदल गया भाई उसमें है, वो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। मुकुंदरा हिल्स है, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट आता है। सरिस्का है, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। ताल छापर आप देख लीजिए क्या चेंज है। और जो आकलवुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान, कम से कम एक बार तो आप सोच लेते, खुद एनालिसिस कर लेते कि लोग हमें बना रहे हैं, ये आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाले थे, आपका टाइम बर्बाद करने। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जो बहुत मन लगा करके तैयारी करते, वो सुनते सब किए, करते मन किए। एक ने भी पढ़ाई नहीं छोड़ी, सबको पता था, वो बुद्धिजीवी थे, किसी के गुलाम होकर के उन्होंने नहीं किया। अब आप में से भी मैं उम्मीद करता हूं शायद सबने पढ़ाई अपनी जारी रखी है, लेकिन जिन्होंने जारी नहीं रखी वो अब वापस अपनी जारी कर दीजिएगा, है ना। तो ये, हाँ, 3 वर्गीकरण, जैसे यहां पर आपको जैसे वनों के बारे में बता, ये शुष्क कंटीले वन थे, यानी उष्ण कटिबंधीय। इसमें अपन जैसे वनों की बात करें, उष्ण कटिबंधीय, शुष्क कंटीले वन, ठीक है। इसके बाद में ये थे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये पर्णपाती वन थे, ठीक है। और यहां पर उपोष्ण सदाबहार वन थे। बोलो भाई, इसमें क्या चेंज हुआ, उपोष्ण सदाबहार वन है, बताइए इसमें क्या चेंजेस हुआ,
किसी प्रकार का कोई चेंजेस, कोई चेंजेस, जिला चेंज, जिला एक, हाँ उपोषण सदाबहार वन में क्या चेंज करोगे, वही सिरोही है, सिरोही में, और सिरोही में भी केवल कौन सा है, माउंट आबू है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सागवान वन, जो भी जितने भी उसमें पलाश वन, सालर वन जहां थे वो वहीं हो रहे, उसी जगह होते हैं। भूगोल चेंज होता है, भूकंप ज्वालामुखी है, सडन मोमेंट से होता है, आकस्मिक संचलन से होता है, भूगोल ऐसे चेंज नहीं कर सकते अपना ना। हाँ, फिर नेक्स्ट था मृदा क्लासिफिकेशन। कृषि विभाग के द्वारा जो 14 प्रकार का क्लासिफिकेशन किया गया है, वैज्ञानिक मतलब यूएसए के द्वारा, है ना, अंतरराष्ट्रीय मृदा गणना, सोइल इरोजन, हमारे यहाँ पर वायु अपर्दन और कौन सा अपर्दन है, जलीय अपर्दन है, नो चेंजेबल, जहां है उसी प्रकार का है, चाहे वो उत्खात स्थलाकृति हो, चाहे रेगिस्तानी मार्च हो, उसी में, है ना। फिर देखिएगा कृषि एग्रो क्लाइमेट जोन, बेशर्मी की हद होती है, लोगों ने बताया एग्रो क्लाइमेट जोन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछा आता है, 10 एग्रो क्लाइमेट जोन है, वही रहने वाले हैं, एग्रो क्लाइमेट जोन वही 10 के 10 रहने वाले, है ना। थर्ड ए या बी के अंदर जो एक दो नया जिला जुड़ रहा है उसको आप जोड़ सकते हो, फर्स्ट ए बी सी है उसमें आप देख सकते हो जिला जोड़ सकते हो। हाँ, और पहली बात तो क्वेश्चन उठा करके तो देखिए कि आपको जिन लोगों ने ये कहा कि ये भूगोल बदल गया, क्या उनके द्वारा जो बदली हुई भूगोल है, क्या उसके क्वेश्चन तो आते हैं कि कभी है। क्वेश्चन की जो थीम देखिए कि किस तरीके क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन में क्या चीजें पूछ रहा है ना, उन पे आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट इसके बाद ये एग्रो क्लाइमेट जोन का जो क्षेत्र था, यानी इसमें फिर देखिएगा सिंचाई परियोजना, यही बहुउद्देशीय वृहद मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना, इंदिरा गांधी नहर से जितने एरिया में सिंचाई होती थी उसी में हो रही। चंबल घाटी परियोजना, उसी एरिया में क्या हो रही है, सिंचाई हो रही है ना। माई बजाज सागर परियोजना उसी में हो रही है। जवाई परियोजना देख लीजिए, कोई सा भी परियोजना, चेंजेस क्या करोगे आप, एक जिला लगाने से उसका क्या बांध की जगह थोड़ी बदल गई है ना, वो नहीं बदली है। फिर देखिए पशुधन, हाँ फसलों की नस्लें क्या बदल गई, संकरण हो गया, आनुवंशिक की परिवर्तन हो गया जिले घोषित करने से, क्या चेंजेस हुआ। सांचौरी नस्ल पहले भी लिखते थे, अब सांचौरी जालोर में होती है, जालोर सांचौर का क्षेत्र हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें। कांग्रेस पहले भी थी, थार पारकर, राठी, जितनी भी जो नस्लें थी वो उसी प्रकार की थी। तो मैं उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से ये वीडियो आप देखने के बाद में अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको आप शेयर भी कीजिएगा और समझाइएगा कि पढ़ाई हमें नहीं छोड़नी है, हाँ हमें अपने हिसाब से बिल्कुल कंटिन्यू तैयारी रखनी है। पशु गणना कितने वर्ष में होती है, 5 वर्ष में होती है। 2019 में पशु गणना, अब आपको पता है 2024 में होनी है, और 24 में सरकार इलेक्शन वगैरह कंटिन्यू चुना। अभी जनगणना की बात भी बताऊंगा कि जनगणना में भी कितना रोड़ा आने वाला, इतना आसान नहीं है जनगणना, ये अभी नहीं है। जो जनगणना के डेटा हैं वही हमें रखने, फसलों की नस्लें, पशुओं की नस्लें हैं वो इसी प्रकार से हमें रखनी होगी। हाँ, फिर देखिए खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक और कौन सा है, ऊर्जा खनिज है। नीम का थाना से पहले भी हम तांबा निकालते थे, अब भी निकालेंगे ना, कोई प्रॉब्लम। खेतड़ी है वहीं से भी निकालते थे, है ना। सलुम्बर का एरिया है, एस्बोस्टस है, यानी वो हम निकालने का कार्य है। ऋषभदेव है, वहां से हम निकाल, तो यार पहले भी उन क्षेत्रों के अपन नाम तो लिख रहे थे ना। और फिर खनन विभाग है, हर समय अपनी अपनी क्या देता है, यानी वो रिपोर्ट देने का कार्य करता, वो अपने अकॉर्डिंग, नो चेंजेबल, है ना। हाँ कि हाँ ये लोग वो है बेटा, आजकल बिना बता इतना जल्दी में वो है, जैसे एग्जाम से बच्चे बाहर नहीं निकलते उससे पहले कहते हैं हमारी आंसर की पहली बार, और उससे बच्चे मिला करके वो क्या करते हैं कि हमारे तो इतने सही हो गए, बस जब रियल की आती है तो पता चलता है उनके भी गलत और आपके भी गलत। इसलिए धैर्य पूर्वक हर चीज को, दिमाग को संतुलित रख करके हमें क्या करना है, याद करना होगा। उद्योग, ये सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, आप जितने भी है केमिकल फर्टिलाइजर्स उद्योग है, क्या उनमें चेंज हुआ, वो तो है ही। जहां पर है गंगानगर शुगर मिल, आप देख सकते श्री राम फर्टिलाइजर्स है, यानी इसमें तो ये उद्योग, सीमेंट उद्योग, होटल वगैरह जितने भी जो भी है, यानी वो सारे उसी प्रकार से रहेंगे। हाँ, नेक्स्ट जनसंख्या, आपको बताए तो जनसंख्या के आंकड़े वर्षों से अपन 2011 के पढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा, यही 2011 के अपने को फिर पढ़ने। अभी अभी ये था कि जनगणना बहुत
तरीके से करनी पड़ती है। और पहली जनगणना होगी जो टेबलेट आधारित होगी। और बेटा जनगणना किस तरीके से होती है, तो जनगणना में आपको सबसे पहले जनगणना की तैयारी शुरू करनी पड़ती है ना। हाँ, तो ये जनगणना आरजीआई के द्वारा, रजिस्ट्रार जो आरजीआई आता, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, यानी उसके द्वारा आरजीआई जनगणना करने से पहले 3 महीने पहले सीमाएं फ्रीज कर देता है। कौन सी सीमाएं? हमारे जो प्रशासनिक क्षेत्र होते हैं जिले की, यानी जो थाने होते हैं, थाना क्षेत्र आता है, उन सब की सीमाओं को फ्रीज कर दिया जाता है। जनगणना 2021 की जनगणना करने की बात थी, तो उसमें ये कोविड आ गया तो जनगणना नहीं। अभी अभी ये था कि 31 जनवरी 2023 तक के सीमाएं क्या की जाएगी, फ्रीज की जाएगी। ये था, यानी सरकार तैयारी में लगी हुई थी गृह मंत्रालय की जनगणना करवाने, लेकिन इस तारीख को हटा दिया गया और इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 30 जून। कितना जून कर दिया गया है? यानी 30 जून कर दिया गया है सीमा। अब 30 जून को जब सीमाएं क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, तो 3 महीने आरजीआई को, हाँ, जो आरजीआई आता है, यानी इसको आपको रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया है, इसको 3 महीने वो जनगणना की तैयारी करेगा। और सबसे पहले जनगणना नहीं होती है डायरेक्ट, इससे पहले आपको हाउस लिस्टिंग होती है। हाँ, सीमाएं फ्रीज इसीलिए की जाती है कि अब आप इधर उधर प्रवास नहीं कर सकते हो। सीमाएं यानी फ्रीज करने का मतलब यही है। और सबसे पहले हाउस लिस्टिंग की जाएगी। हाउस लिस्टिंग का मतलब समझ गए, यानी जो सीमाएं हैं, यानी जो मकानों की गणना की जाएगी। हाँ, अब की बार हाउस लिस्टिंग, इसके बाद में पॉपुलेशन एनुमरेशन का कार्य होता है। हाउस लिस्टिंग में लगभग 3 महीने, अगर जून में या 30 जून को अगर सीमाएं फ्रीज होती, सीमाएं फ्रीज का मतलब सीमाएं बंद की जाती, अब की सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो 3 महीने लगेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने केवल तैयारी करने, फिर 3 महीने हाउस लिस्टिंग करने में। दिसंबर, आपको पता है इस समय 3-4 राज्यों के क्या हैं, चुनाव भी। क्या संभव है ये? नहीं। फिर भी करवा भी लेती है तो हाउस लिस्ट दिसंबर 23 तक तो हाउस लिस्टिंग वो ही होनी है। इसके बाद जनगणना शुरू होगी 3, 4, 5। अब की बार जनगणना भी टेबलेट आधारित होगी, हर घर में आपको जाकर के करना पड़ेगा। हाउस लिस्टिंग भी में भी टाइम ज्यादा, 6 महीने लग सकते हैं। क्यों लग सकते हैं? टेबलेट आधारित होगी, जाना पड़ेगा और उसको क्या है, सर्वर पे अपलोड, जो गवर्नमेंट का पोर्टल होगा उस पर आपके घर को क्या करना होगा, फोटो खींच करके अपलोड करना होगा। समय लगेगा। क्या जनगणना है आप पढ़ना बंद कर देंगे, चेंज कर देंगे? नहीं चेंज करना भाई साहब, 24-25 तक चलनी है। आपको बताया तो सरकार कोशिश करती है 24 में करवा सकती है, क्योंकि 24 में सबसे बड़ी बात है चुनाव है। तो ये क्योंकि एमपी एमएलए के जो भी चुनाव हैं, और फिर जुलाई बाद में अपन कर सकते हैं कि ये मामला बैठ सकता है। तो 25 तक मान के चलिएगा, इसमें लग सकता है। बाकी इतना है नहीं कि चाहिए तो 30 जून को पता चलेगा कि सीमाएं फ्रीज कर रही है या फिर और इसको आगे बढ़ा रही है ना। ये सारा का सारा किसका मामला है? आरजीआई है इसका। बाकी वही 2011 की सारी चीजें आपको इसमें रखनी होगी, है ना, क्योंकि पहले हाउस लिस्टिंग, फिर पॉपुलेशन एनुमरेशन है, यानी इसका कार्य होगा। ठीक है, ये उसी प्रकार से अपने को रखना। अब इसके परिवहन, ट्रांसपोर्ट है, परंपरागत परिवहन, घोड़े, खच्चर, गधे, ऊंट, बैल वही रहने। हाँ, आधुनिक परिवहन के माध्यम, सड़क परिवहन, हाँ, जल परिवहन हमारे पास है नहीं, है ना। हाँ, तो वही जो सड़क में और रेल परिवहन है, हाँ, अभी उन्हीं को हम रखने वाले हैं, है ना। ये परिवहन के जो माध्यम हमारे पास में हैं ये, तो ये सारी चीजें आपको पर्यटन, फिलहाल जो पर्यटन विकास जब से हुआ है वही लग चलेगा, तारीखें आप चेंज नहीं, पर्यटन दिवस आप चेंज नहीं कर, पर्यटन की संस्थाएं आरटीडीसी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। सर्वोच्च संस्थाएं हैं, सर्किट्स हैं, वो उसी क्षेत्र में, कोई यानी जो चेंजेज वाली बात ही नहीं। तो हर चीज, डेजर्टिफिकेशन
क्या चेंज करोगे? मरुस्थलीकरण पहले भी वही, जिन क्षेत्रों में ये तो लगातार फैलता बढ़ता ही जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन है, यानी इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज वाली बात नहीं है। तो हर चीज को आपको बड़ा ध्यान पूर्वक देखना है कि मुझे क्या करना है, किस प्रकार से यानी तैयारी करनी है। कि इतना मैंने, अगर पहली बात तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि शायद आपने क्या है टाइम खराब नहीं किया होगा, और अगर फिर भी टाइम खराब आपने किया है तो उसको हर दिन एक एक घंटा एक्स्ट्रा दे करके उसको हमें क्या करना होगा, यानी कवर करना होगा। उम्मीद करता हूं आपसे कि आपके समझ में आ गया होगा। आप अब किसी को नहीं कहोगे कि भूगोल बदल गया है, ये नहीं करना। अगर किसी प्रकार की फिर भी आपके कोई दिक्कत रहती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। हाँ, जिससे मैं कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के फिर आपकी समस्याओं का क्या कर सकूं, समाधान कर सकूं। बाकी एक बार फिर बता देता हूं, 15 OSD नियुक्त कर दिए गए। हाँ, एक बात और बताता हूं, 26 जनवरी 2008 को 33 जिले बन गए थे। हर 2 साल बाद में वनगणना होती है। पहली बार 2015 में जो वनगणना हुई थी, 2015 में वनगणना, जनगणना नहीं, वनगणना की बात, पहली बार 33 जिलों के आंकड़े, उससे पहले 29 जिलों के आंकड़े आते थे। सोचिए, 29 जिलों के आंकड़े आते थे। तो ये एक दिन में नहीं है, ये बहुत लंबी प्रोसेस है, इसमें समय लगेगा। इसलिए अपने स्वविवेक का ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट्स है उनको कम उपयोग में लिया कीजिएगा, ज्यादा लॉन्ग चीजें हैं उनको देखिएगा। स्वविवेक है उसको काम में लीजिएगा, और किसी का यानी मानसिक गुलाम नहीं होना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और आगे जो भी वीडियो में आपके कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी समस्या होगी उसका भी समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।